दोस्तों आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अभी हाल ही में अनाउंस हुई है। इस साल की पहली ये एमपीसी मीटिंग थी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और स्टॉक मार्केट के बीच में क्या संबंध है? क्या शेयर बाजार और मॉनेटरी पॉलिसी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए? तो दोस्तों 100% बेशक जुड़े हुए हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में जो चीजों को देखा जाता है वो शेयर बाजार के मूल बेस है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में ग्रोथ देखा जाता है, इन्फ्लेशन देखा जाता है। ये दोनों ही चीजें स्टॉक मार्केट के लिए जरूरी है। ग्रोथ आपकी कंपनियों को ग्रोथ देता है, धंधे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ते हैं। साथ में इन्फ्लेशन पे ध्यान रखा जाता है एनबीसी पॉलिसी में, उस पर बातचीत की जाती है, क्या अनुमान है, कैसा रहा। ये भी दोस्तों आपको गाइड करते हैं स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनियों के जो धंधे बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉफिट भी बढ़ेंगे कि नहीं। अब सीधा उदाहरण इस साल का देख सकते हो। ये साल जैसे अभी तक तो दोस्तों Q3 यानी ये साल के 9 महीने के रिजल्ट 5 and 4 9 9 महीने के रिजल्ट आ चुके हैं और 9 महीने के रिजल्ट बताते हैं कि करीबन 20% का सेल्स ग्रोथ रहा। तो डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। पर प्रॉफिट 6 से लेकर 10% के बीच में रहेंगे। दोस्तों ये हम फिक्स क्यों नहीं कह सकते और रेंज क्यों कहनी पड़ती है 6 से 10%? क्योंकि अभी Q4 के नतीजे बाकी है। Q4 के नतीजे आएंगे तो हाई क्लैरिटी हो जाएगी लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना बढ़ा। तो आरबीआई की जब मीट होती है ये हमें दिशा देती है आने वाले Q4 के रिजल्ट को एडवांस में, कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। अगर दोस्तों इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो ये आपको एक एडवांस इंडिकेटर मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे डिमांड की बात की जाती है। अगर डिमांड अच्छी है और अच्छी रहेगी तो आप उम्मीद कर सकते हो कि जो सेल्स ग्रोथ है आपकी कंपनियों की वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ की भी बात होती है, सर्विस इंडस्ट्री की बात होती है और दूसरे और इंडिकेटर्स की बात होती है जो आपको शेयर बाजार में गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंट एमपीसी मीट, ये जो पहली इस साल की मीटिंग हुई, उसमें जो डिस्कस हुआ ये आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इससे क्या इंपैक्ट आ सकता है शेयर बाजार। रेडी हो दोस्तों? चलिए। सो दोस्तों एज पर गवर्नर स्टेटमेंट 2023 की शुरुआत एक प्रॉमिसिंग नोट के साथ हुई है, जहां पे सप्लाई कंडीशंस इंप्रूव हो रही है। हमने पिछले साल देखा था सप्लाई कंडीशंस अफेक्टेड थी, तो सप्लाई कंडीशंस इंप्रूव हो रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड थिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी रेजिलिएंट रही, फाइनेंशियल मार्केट ऑप्टिमिज्म में है और सेंट्रल बैंक जो पिछले साल बड़े चैलेंज में थे वो एक सॉफ्ट लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही मार्च महीने की जो घटना घटी वो सॉफ्ट लैंडिंग में एक विघ्न कर सकती थी। और वो क्या था दोस्तों? मुश्किल से इंप्रूवमेंट होने लगा और हमने एडवांस इकोनॉमीज की कुछ नहीं कहनी चाहिए, 2 बैंक्स में हमने प्रॉब्लम्स देखे। ये दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के लिए एक हेडविंड्स हो सकते हैं। दोस्तों बैंक के इस फेलियर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वापस से फोरफ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब इसे देखना होगा कॉशियस नजर से। जैसे दोस्तों दुनिया भर में इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, वैसे सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे थे वो अभी भी बढ़ाते जा रहे हैं, पर स्पीड उन्होंने धीमी कर दी। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले साल से इन्फ्लेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा चैलेंज हमारे सामने था, दुनिया भर में ये थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है, लेकिन अभी भी टारगेट रेंज में अपर लेवल पे ही है। हम ये नहीं कह सकते बहुत ही कंफर्टेबल इन्फ्लेशन आ चुका है, अभी भी दोस्तों टारगेट में नहीं आया है। इन डेटा के आधार पे हमें समझना होगा दोस्तों कि पिछले साल से जो पूरे दुनिया भर में जो करेक्शन शुरू हुआ था इन्फ्लेशन की वजह से, वॉर की वजह से, ये थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन हल्का होने की वजह से जो कंटिन्यू फॉल था उसमें एक ब्रेक लगी हुई। लेकिन अब क्या, अब हम नए साल फाइनेंशियल ईयर में एंटर हो चुके हैं, तो आने वाले साल में हम क्या उम्मीद रखें? तो पहली मीटिंग में दोस्तों क्या डिसीजन लिया गया? दोस्तों 6 अप्रैल को मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन और आउटलुक को ध्यान में रख के पॉलिसी रेट को अनचेंज्ड रखा गया 6.5% पे। जी हाँ दोस्तों, इस बार इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े हैं, इसकी खास नोट ली जाए। ये दोस्तों बाजार के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक दे सकता है। लेकिन इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि हम अभी भी अलर्ट रहेंगे कोई भी प्रकार की सिचुएशन को कवर करने के लिए। तो ऐसा न समझिएगा कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो गया है तो अब नहीं बढ़ेगा। दोस्तों आने वाले समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख के ये डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी अनचेंज रहा 6.25% के साथ और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ भी 6.75 रहा। दोस्तों एमपीसी ने डिसाइड किया है कि इन्फ्लेशन पे वो टारगेट रखेंगे ग्रोथ को सपोर्ट देने के साथ। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो इंटरेस्ट रेट पॉज किए हैं बढ़ाने,
वो इस मीटिंग के लिए है, जरूरी नहीं है अगली बार भी पॉज रहे। तो अब दोस्तों ये देखना चाहिए कि क्यों इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए है, ये डिसीजन के पीछे के तथ्य का है। दोस्तों रिसेंटली जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर देखते हैं तो वो दोस्तों इंप्रूवमेंट फेज पे आ चुके हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर इंप्रूवमेंट पे है, पर साथ में जो बैंकिंग में जो प्रॉब्लम हुए, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क भी दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा। ये और डाउनसाइड भी ले जा सकता है, अलर्ट रहना हो। इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी दोस्तों मॉडरेट हो रहा है, धीमे धीमे कूल ऑफ होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये भी हम याद रखें कि वो टारगेट के तो ऊपर है, राइट। टारगेट रेंज कितनी होती है? 4 to 6, तो 4 to 6 रेंज में ही है, अभी 4 के नीचे नहीं गया है। तो दोस्तों इतने समय से कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट में जो बढ़ोतरी आती गई, इसे बॉन्ड मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रही और हमने 2 बैंक्स के प्रॉब्लम भी फेस किए, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। साथ में हम ये भी ध्यान रखें कि कंटिन्यू बढ़ते इंटरेस्ट रेट के कारण आपकी जो कंपनियां जहां पे आप लोग निवेश करते हो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है, जिससे ये साल दोस्तों अच्छी डिमांड होने के बावजूद भी आपकी कंपनियों के प्रॉफिट नहीं बढ़े। तो हमने इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट में तो वॉलेटिलिटी देखी, पर इक्विटी मार्केट भी दोस्तों जबरदस्त प्रेशर में ये साल रहा। अब ये सब प्रॉब्लम तो दोस्तों इंडिया में भी थे, राइट। बॉन्ड यील्ड, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना, बॉन्ड यील्ड में वोलाटिलिटी। और दोस्तों इन सब चीजों के बावजूद भी अपने भारत की जो बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट था वो बिल्कुल हेल्दी और स्टेबल रहा। ये हमारे लिए गौर करने लायक बात है। इतने मुश्किल समय के बावजूद भी दोस्तों भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी रेजिलिएंट रही और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो ये साल जो क्लोज हुआ दोस्तों वो 60% के आसपास रहेगा, ऐसा अनुमान है, जो दुनिया भर की एडवांस इकोनॉमीज और दूसरी मेजर इकोनॉमीज के मुकाबले में बड़ा ही शानदार है। सो दोस्तों इसी की इफेक्ट हमने स्टॉक मार्केट पे भी देखी है। आप जब दुनिया भर के बाजार दोस्तों धराशायी है दोस्तों, ज्यादातर मार्केट ईयरली लो तोड़ के बैठे हैं टेक्निकली, उसी समय पे इंडियन मार्केट ने अभी रिसेंटली सिर्फ क्वार्टरली लो बनाया। ईयरली लो भारतीय बाजार के लिए दूर की बात है। ये आउट परफॉर्मेंस दोस्तों आप देख रहे हो इन्हीं चीजों के कारण। अब दोस्तों आने वाले समय में 2023-24 अगर हम देखें तो ये अंदाजा आता है कि इन्फ्लेशन और मॉडरेट होना चाहिए, सुधरना चाहिए, जो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को और अच्छा करेगा। दोस्तों अभी के समय में हम देखें अभी भी आपका निफ्टी फेयर वैल्यू पे ही है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो आपके वैल्यूएशंस को बैलेंस नहीं करते हैं। तो प्रॉफिट सुधर गए तो बाजार तो जबरदस्त चलना चाहिए, और इन्फ्लेशन अगर दोस्तों मॉडरेट होता है तो ये आपके बाजारों के लिए जबरदस्त। दोस्तों पिछले साल के मई महीने से जो पॉलिसी के एक्शन लिए गए इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा के, वो अभी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिसकी इफेक्ट हम देखेंगे। तो इस बार जो दोस्तों रेट अनचेंज रखा है, ये ऑलरेडी मई महीने से अब तक जो पॉलिसी में उन्होंने अलग अलग काम किए उसकी इफेक्ट देखने के लिए, और आने वाले समय में मॉनिटर करेंगे इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को दोनों को, और फिर हो सके तो और डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मई महीने से अब तक क्या एक्शन लिए गए हैं, तो मई से अब तक दोस्तों पिछले 11 महीने में 250 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं। इन्हीं की एक्शन, ये जो एक्शन लिए इन्हीं का रिफ्लेक्शन दोस्तों इन्फ्लेशन में देखने को मिल सकता है, ये उम्मीद है आरबीआई को। दोस्तों इन्हीं इंटरेस्ट रेट में एसडीएफ भी 40 पैसा से इंट्रोड्यूस किया गया। तो टोटल अगर हम देखें तो 250 बेसिस पॉइंट पॉलिसी रेपो रेट के और 40 पैसे एसडीएफ के मिला के दोस्तों एक्चुअल इफेक्टिव रेट तो 290 बेसिस पॉइंट हुआ है पिछले 11 महीने। दोस्तों अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब 2019 में ग्रोथ थोड़ा कम हुआ था, याद होगा आपको, जीडीपी ग्रोथ म्यूटेड हुआ था, तो उस समय ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए 2019 में रेट कट साइकिल इंट्रोड्यूस की, मतलब रेट कट करना शुरू किया। कब? 2019 फरवरी में। वो समय पे दोस्तों इन्फ्लेशन खाली 2% था, तो इन्फ्लेशन 2% पर ग्रोथ म्यूटेड था, तो रेट कट किए गए। और उस समय अगर आप पॉलिसी रेपो रेट याद हो तो वो 6.5% था। तो फरवरी 2019 में इन्फ्लेशन कितना था? 2%। रेपो रेट कितना था? 6.5%। वहां से रेट कट करना चालू किया, और निफ्टी कितना था? 10-11 हजार, राइट। अभी का अगर अपन हाल देखें तो इंटरेस्ट रेट घटाते घटाते जैसे इन्फ्लेशन की एंट्री हुई, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगे। तो आज की अगर हम पोजीशन दोस्तों देखें तो इन्फ्लेशन 2% से 6.4% आ चुका है एज पर फरवरी, और पॉलिसी रेट कितना है दोस्तों? 6.50, जितना पहले था। तो रेट कट किए उससे पहले जो पॉलिसी रेट था
वही अभी है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, कि नहीं, राइट। तो दोस्तों करंट पोजीशन में देखें तो निफ्टी 18,000 के आसपास है, 17,500 की लो आप, बराबर। इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट पे नहीं है, जो 2019 में बढ़िया था। इंटरेस्ट रेट तो उतने ही है जितने पहले थे, बराबर कि नहीं। इतना कि जो कट किया था वो वापस बढ़ा लिया, राइट। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे दो चीजों पे, ग्रोथ पे, कि ग्रोथ से क्या उम्मीद है और आपके शेयर बाजार पे इसकी क्या इफेक्ट आ सकती है, और दूसरा दोस्तों इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन से क्या उम्मीद है और इसकी भी हम क्या आफ्टर इफेक्ट देखेंगे आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर। ऑलराइट, ग्रोथ में हमने सबसे पहले ही बता दिया कि ग्रोथ तो इंडिया का रिजिलियंट है, ऑलरेडी 60% का शानदार जीडीपी ग्रोथ हमने पिछले साल देखा। अब दोस्तों 60% का ग्रोथ इंटरप्रेट कैसे करने का, 60% का जो ग्रोथ हुआ वो रियल जीडीपी ग्रोथ है, यानी वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। अब आपकी जो कंपनीज होती है इन रियल सेंस, आप जब शेयर बाजार में कंपनी में पैसा डालते हो तो आपकी कंपनी दाम भी हर साल बढ़ाते हैं, तो आपको 7% नहीं बल्कि 15% की रियल इफेक्ट आपकी स्टॉक मार्केट की कंपनी में आती है। इसीलिए आपने देखा कि निफ्टी 50 के धंधे तो 20% से बढ़े ये साल, राइट और रॉन्ग। इन्हीं ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों सप्लाई साइड पे रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन 6.2% से पिछले साल बढ़ा हो, ये हम उम्मीद रख सकते हैं। अब रबी यानी क्या, तो रबी क्रॉप यानी जो विंटर में सो किए जाते हैं और स्प्रिंग में उसका हार्वेस्टिंग होता है, राइट। तो रबी क्रॉप में ऑलरेडी 6.2% का ग्रोथ हम देखेंगे, जो ग्रोथ को सपोर्ट करता है। क्यों दोस्तों रबी क्रॉप की इफेक्ट इतनी अच्छी आती है, क्योंकि दोस्तों 65% इंडिया अभी भी रूरल में रहता है, तो अगर फसल अच्छी होती है इसकी ओवरऑल इकोनॉमी पे एक बड़ी इंपैक्ट आती है। दोस्तों पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग भी रोबस्ट रहा 56.4 के साथ मार्च महीने में, और ये 21वां महीना था कंसेक्यूटिव एक्सपांशन का। तो डोमेस्टिक डिमांड फेवरेबल है, ये हमको मानना पड़ेगा। साथ ही में सर्विस सेक्टर जो है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता जा रहा है। सो दोस्तों अगर एग्रीगेट डिमांड देखें हम Q4 की भी, अभी जो Q4 के नतीजे नहीं आए, पर Q4 की एग्रीगेट डिमांड यानी गुड्स और सर्विस सेक्टर का मिला के दोस्तों बढ़िया थी। यस, हमने ये जरूर देखा कि प्राइवेट कंजप्शन थोड़ा स्लो डाउन हुआ था Q4 में। दोस्तों अर्बन एरिया में जो डिमांड देखी जाती है एक पैसेंजर व्हीकल सेल्स से, तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स और क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग, ये दोनों अर्बन डिमांड के इंडिकेटर है, ये दोनों बढ़िया ग्रोथ में रहे दोस्तों फरवरी में। पर कंज्यूमर ड्यूरेबल की बिक्री दोस्तों जनवरी में कम हुई है, तो पैसेंजर व्हीकल के लिए दोस्तों बुलिश रह सकते, स्पेंडिंग जो लोग कर रहे हैं उस पर बुलिश रह सकते, कंज्यूमर ड्यूरेबल दोस्तों थोड़ा वीक हुआ है। तो दोस्तों जैसे अर्बन में पैसेंजर व्हीकल और क्रेडिट कार्ड देखे जाते हैं, वैसे रूरल में क्या देखा जाता है, टू व्हीलर सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स, नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल। दोस्तों इन चीजों की बिक्री भी दोस्तों ग्रोथ में आई और अच्छे ग्रोथ में आई फरवरी में, तो रूरल डिमांड भी बढ़िया है, ये हमें पता चलता है। दोस्तों इसके साथ ही अगर हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देखें तो वो भी जबरदस्त रही, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे जो थ्रस्ट है वो कंटिन्यू बरकरार है, जो और गति दे रहा है इन्वेस्टमेंट को। साथ ही में हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है और रिवाइवल हो रहा है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में की सेक्टर्स के अंदर। ये सारी चीजें दोस्तों हमारी इकोनॉमी के लिए हाईली पॉजिटिव है। यस दोस्तों इंफ्रा पे भी फोकस रख सकते हैं और आपकी कंपनियों के ग्रोथ और बढ़ने चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ता जा रहा है। सीमेंट स्टील पॉजिटिव रह सकता है। दोस्तों नॉन फूड बैंक क्रेडिट 15.5% से दोस्तों मार्च महीने में ग्रोथ हुआ है, तो दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है। अगर 15.5 यानी आप गिनो करीबन 15-16% से अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है तो आपको एक्सट्रीमली बुलिश रहना चाहिए बैंकिंग के ऊपर, फिनांस कंपनियों के ऊपर, राइट। तो बजाज फिन हो या एचडीएफसी बैंक हो, इन सबके लिए ये पॉजिटिव समाचार है कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़िया है। जरूर दोस्तों हम लाइफ टाइम हाई पे एचडीएफसी बैंक जैसी शानदार कंपनियों को नियर टर्म में ही देख पाएंगे। दोस्तों मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड का इंपोर्ट दोस्तों फरवरी में कम हुआ है। दोस्तों इससे विपरीत सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो बड़ा ही रॉबस्ट रहा है, तो ये अपनी आईटी की कंपनी के लिए दोस्तों बड़ा ही पॉजिटिव रह सकता है। दोस्तों युद्ध के कारण जो सप्लाई चेन में एबनॉर्मली आ गई थी, जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ा था, हमने देखा कि सप्लाई चेन वापस से नॉर्मलिटी की ओर बढ़ी है दुनिया भर में। सो यस दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल योर कॉमोडिटी बेस्ड इन्फ्लेशन ऑल्सो, राइट, वो भी कम हो सकता है। तो दोस्तों ग्रोथ में हम आगे क्या उम्मीद करें, सबसे पहले रबी क्रॉप ने एक पॉजिटिव आउटलुक पेश किया है रूरल डिमांड का। दोस्तों इसके साथ ही टच इंटेंसिव सेक्टर जो हाईली अफेक्टेड था कोविड के दौरान, उसमें भी बढ़िया ग्रोथ आता जा रहा है, तो ये भी अर्बन डिमांड को और बूस्ट करता है, राइट। जैसे एयरलाइन,
आपकी घूमने जाने वाली सब जगह है, राइट। तो साथ ही में दोस्तों गवर्नमेंट का इंफ्रा स्पेंडिंग जो है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो बढ़ता जा रहा है, ये ओवरऑल आपके मार्केट के वाइड इंडस्ट्री के लिए दोस्तों बुलिश रह सकता है। डिमांड साइड प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। हाँ दोस्तों, नेगेटिव है तो वो एक्सटर्नल डिमांड, जो एक्सटर्नल डिमांड कमजोर होती जा रही है, वो इंडियन कंपनीज के लिए जो एक्सपोर्ट से पैसा कमाती है दोस्तों, उनके लिए अभी भी आने वाला समय थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। तो यहीं पे दोस्तों ग्लोबल डिमांड में जियो पॉलिटिकल आउटलुक और साथ में दोस्तों जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखी गई दो बैंक्स के कारण, ये नेगेटिव आउटलुक करता है वर्ल्ड ग्लोबल डिमांड। तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम ये उम्मीद करेंगे 2023-24 भी रियल जीडीपी ग्रोथ इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम 6.5% तो रहेगा दोस्तों। आपकी कंपनियों के जो सेल्स है वो इस साल भी दोस्तों 15% से तो बढ़ने चाहिए। देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिमांड। तो ये था ग्रोथ आउटलुक, जहां पे हमने उम्मीद किया 6.5% का शानदार ग्रोथ, इस साल से कम रहेगा, राइट, पर अच्छा ग्रोथ। अब आ जाते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन आउटलुक के ऊपर कि इन्फ्लेशन से हम क्या उम्मीद रखें, क्योंकि आपकी कंपनी के प्रॉफिट इन्फ्लेशन से कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। नवंबर दिसंबर में जो हमने इन्फ्लेशन को सॉफ्ट होते हुए देखा था, वो एक ट्रांजिटरी रहा, क्योंकि आपने जनवरी फरवरी में वापस से थोड़ा ऊपर आते हुए इन्फ्लेशन को देखा दोस्तों। ये इन्फ्लेशन में बढ़त हमने देखी फूड इन्फ्लेशन के कारण। तो अभी भी आपकी वो कंपनीज जिनका रॉ मटेरियल फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी अफेक्टेड होगी। हमने देखा आईआरसीटीसी के प्रॉफिट डाउन हुआ है, हमने देखा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स डाउन आए, तो फूड इन्फ्लेशन अभी भी दोस्तों हैरान कर रहा दोस्तों। इसके साथ ही अभी जो हमने रबी क्रॉप की बात की कि जो बढ़िया फसल हमने उम्मीद की, ये दोस्तों इन्फ्लेशन के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर रह सकता है, ये इन्फ्लेशन को कम करने की ताकत रखता है। ऑलरेडी दोस्तों हमने गेहूं की कीमतों में गिरावट देखी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण। तो दोस्तों गेहूं की कीमतें गिरी तो ये किसके लिए पॉजिटिव था? ऑब्वियसली आपकी ब्रिटानिया के लिए, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अभी जो अनसीजनल रेन हुआ, इससे कितनी इंपैक्ट हो सकती है इन्फ्लेशन पे, ये देखनी बाकी है, ये देखनी पड़ेगी, राइट। दोस्तों इसके साथ ग्लोबल कॉमोडिटी प्राइसेस जो बहुत बढ़ चुके थे, ये भी मॉडरेट हो गए हैं इस साल। तो ये आपके मार्जिन को दोस्तों सुधारेंगे कॉमोडिटी बेस। तो दोस्तों आरबीआई का सर्वे क्या कहता है? कॉस्ट कंडीशन थोड़ी ईज हुई है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हाउस होल्ड के भी थोड़े नीचे आए हैं। जस्ट रिसेंटली परीक जी की सीएनजी पीएनजी पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करने का तय किया गया है, तो ये भी सीएनजी पीएनजी के दामों को कम कर सकता है, तो इन्फ्लेशन इससे भी थोड़ा अच्छा रहेगा। इससे उल्टा अगर क्लाइमेट कंडीशन एडवर्स रहती है तो वो रिस्क बढ़ाता है इन्फ्लेशन का। जैसे अगर मानसून अच्छा नहीं रहता है, फॉर एग्जांपल, आप भगवान न करे ऐसा हो, पर अल नीनो की अगर इफेक्ट रहती है तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। तो मिल्क प्राइसेस भी फर्म रहेंगे क्योंकि समर सीजन आ रही है, और समर सीजन में दोस्तों टाइट डिमांड सप्लाई बैलेंस रहता है, फूडर कॉस्ट का प्रेशर रहता है दोस्तों, कॉस्ट का डेयरी की कंपनियों के ऊपर। ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के साथ क्रूड अगर हम $85 और नॉर्मल मानसून उम्मीद करें तो इन्फ्लेशन दोस्तों मॉडरेट हो सकता है इस साल 5.2% के साथ। 4% तो नहीं आएगा, पर 5.2% उम्मीद कर रहे हैं, जो कम से कम पिछले साल से अच्छा रहेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो देखो अब तक हमने क्या आज डिस्कस किया उसकी समरी देख लेते हैं हम लोग बड़े ही वॉलेटाइल समय से गुजर रहे हैं पिछले साल से, 2 साल से, राइट। अभी जस्ट लास्ट वीक हमने देखा कि ओपीईसी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने जो प्रोडक्शन कट किया, क्रूड का दाम सीधा जंप किया। तो ये सब वॉलेटिलिटी बता रहा है जो अभी चल रही है। ओवरऑल आउटलुक दोस्तों डायनेमिक रह सकता है, इतना ईज नहीं जो नॉर्मली रहता है, राइट। ग्लोबल एटमॉस्फेयर इसको थोड़ा बिगाड़ सकता है। अभी तक की मॉनेटरी पॉलिसी जो भी स्टांस हम लोगों ने देखे, वो दोस्तों अच्छे पुरवार हुए हैं इन्फ्लेशन को डाउन भी करने के लिए और ग्रोथ को सपोर्ट भी करने के लिए दोस्तों। ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो 2023-24 का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.5% और इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5.2%। ग्रोथ पिछले साल से थोड़ा कम है, इन्फ्लेशन पिछले साल से थोड़ा कम है, जो पॉजिटिव है। ग्रोथ थोड़ा कम है, वो नेगेटिव है। तो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ आपकी कंपनी के 15% के आसपास रह सकते हैं। प्रॉफिट जो इस साल गिरे हुए वो इंप्रूव होके वो भी 10-15% के आसपास पहुंच सकते हैं दोस्तों। साथ ही में जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो खड़ी हुई है, ये कंटिन्यूस स्पिल ओवर से, बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, वोलाटिलिटी से जो वीक थी वो और वीक हुई। जैसे 2 बैंक को हमने देखा, स्विस और यूएस की। दोस्तों इनके कारण अब वॉचफुल हो जाएंगी सेंट्रल बैंक्स, अलग अलग कंट्रीज की अपनी कंपनियों की बैंक के ऊपर, वो उनके रडार में रखेंगे
कि प्रॉपर एसेट लायबिलिटी का मैच है कि नहीं है, एडिक्वेट कैपिटल का बफर है कि नहीं है। तो बैंक्स के लिए और वॉचफुल रहना होगा, राइट। अब अच्छी बैंक्स में जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे तो ऑलरेडी ये सब चीजों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और ऑलरेडी दोस्तों आरबीआई फ्रंट फुट पे आ चुकी है इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए। उन्होंने काफी अलग अलग मेजर्स लिए हैं, वो सारे मेजर्स हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने अच्छे खासे मेजर लिए बैंकिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दोस्तों एक्सटर्नल सेक्टर अगर देखें तो एक्सटर्नल सेक्टर देखने के लिए सीएडी करंट अकाउंट डेफिशिएट देखी जाती है, जो पहले तीनों क्वार्टर में दोस्तों 2.7% की रही। जीडीपी का 2.7% दोस्तों हम ये कह सकते हैं करंट अकाउंट डेफिशिएंट रहा। दोस्तों इनफैक्ट Q3 में सीएडी और नैरो होके 2.2% आया, जो Q2 में 3.7% था। तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज है दोस्तों। दोस्तों ये क्यों हुआ? ये मर्केंडाइज ट्रेड डेफिशिएट लोअर होने की वजह से और ग्रोथ सर्विस एक्सपोर्ट में और बढ़ने के कारण। दोस्तों सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमने देखा अलग अलग की वर्टिकल में, जैसे आईटी सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन, राइट, जिसमें आपकी एलटीटीएस जैसी कंपनी आती है और जिसमें अभी वो जो टाटा का जो नया आईपीओ आ रहा है उनका भी ईआर&डी का ही काम है। तो ये सब जगह पे दोस्तों अच्छा ग्रोथ हमने देखा है। तो दोस्तों एक्सटर्नल सेक्टर के इंडिकेटर भी फेवरेबल होते जा रहे हैं, सीएडी हो या रेमिटेंस हो। पूरी जो एमपीसी की मीट हुई उसका कंक्लूजन क्या दोस्तों, 2020 से यानी 2-3 साल होने को आ गए, 3 साल इनफैक्ट हम कहेंगे, 3 साल से दुनिया बड़ी ही हाई वॉलेटिलिटी से गुजर रही है। जहां पे हमने कोविड देखा, पहले वेव 1, वेव 2 चली गई, उसके बाद ये सब वॉर की परिस्थिति हुई, वॉर की परिस्थिति से इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो सबकी जेबे कट होनी चालू हो गई, राइट, इसमें बैंक को प्रॉब्लम आ गई। तो एक के बाद एक स्पिल ओवर आते गए, 3 साल दोस्तों भयंकर रहे और इसकी इफेक्ट आप अपने पोर्टफोलियो पे भी देख रहे हो। लॉन्ग टर्म जो एक्यूमुलेट करते हैं दोस्तों उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, इन बहानों से आपके शेयर नीचे आते हैं और आप उसको ले पाते हो। अगर सब कुछ अच्छा ही चलेगा तो सब शेयर दौड़ते ही रहेंगे और आपको कभी सस्ता कुछ मिलेगा नहीं। सो यू कैन इवन टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। खास मैं अपॉर्चुनिटी इसलिए कहूंगा, मैं दूसरे मार्केट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे ग्रोथ भी नहीं है। और इतने बुरे समय में आप कोविड देखो या कोविड के बाद का ये समय देखो दोस्तों, इंडिया ने जो डिसीजन लिए कंट्री को आगे ले जाने के लिए वो एकदम अव्वल पुरवार हुए। दोस्तों भारत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है और इनफैक्ट कल ही आईएमएफ की मीट हुई है दोस्तों, वहां पे भी उन्होंने यही बताया कि ये साल वर्ल्ड को जो ग्रोथ मिलने वाला है उसमें 50% का कंट्रीब्यूशन चाइना और भारत की वजह से मिलने वाला है। तो दोस्तों इंडिया को एक बड़ा थम्स अप मिलता है। दोस्तों ओवरऑल मैं एज अ इन्वेस्टर अगर देखूं तो मुझे ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है, इन्फ्लेशन हल्का होने लगेगा ऐसा लग रहा है, कैपिटल स्पेंडिंग एकदम बढ़िया चल रही है गवर्नमेंट की ओर से, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनियों का बढ़िया चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिशिएट और नैरो होती जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लाइफ टाइम हाई पे आते जा रहे हैं। ये सारे वेलकमिंग डेवलपमेंट है इंडिया को ऊंचाई पे ले जाने की। सब सारी चीजों को मैं ध्यान में रखूं तो मुझे ये नजर आता है कि चलो दुनिया में थोड़े प्रॉब्लम रहेंगे, सही बात। इन्फ्लेशन अगर काबू में आ गया दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन हमारा 5% से भी अगर नीचे जाता है दोस्तों, बाजार 19,600 ये फाइनेंशियल ईयर में देख सकता है। मैं मानता हूं चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, पर ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ग्रोथ है, वैल्यूएशन सस्ते है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? इन्फ्लेशन की वजह से। खाली इन्फ्लेशन हल्का हो गया दोस्तों, आपका बाजार 19,600 जरूर आ सकता है, राइट। सो ओवरऑल व्हाट वी थिंक, मार्केट आर एट गुड वैल्यूएशन। कैश भी रखो अपने पास दोस्तों, 5 to 10% कैश होनी चाहिए, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो किधर को पैसा ढूंढने जाएंगे। तो 5-10% कैश रखो ताकि अपॉर्चुनिटी, बाजार अगर गिरे, एक नया लो भी लगा सकता है क्वार्टर, ये पूरे 3 महीने में तो नया लो भी लगता है, तो भी अपने पास पैसे रहे शेयर लेने को। और इस साल 19,600 आते हैं तो दैट्स ग्रेट। तो दिस वाज ऑल कंक्लूजन फ्रॉम रिसेंट आरबीआई मीट। मुझे उम्मीद है मैं कुछ आप लोगों को गाइड यहाँ पे कर सकाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार से अपडेट चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद टू एवरीबॉडी।